हेलो एवरीवन। मैं आज कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ, मगर जिस हिसाब से मैं टीचर्स के साथ बैठता हूँ, बड़े प्रोफेसर्स के साथ बैठता हूँ, जो फॉरेन के, जो कंट्री के, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के लोग, मैं उन्हें जानता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप इंजीनियरिंग में किसी का सिलेक्शन किस क्राइटेरिया से करते हो। तो उन्होंने बोले सबसे पहली बात तो बोले इंडिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हैं आफ्टर जर्मनी एंड इसराइल। अगर मैं इंजीनियरिंग की कैटेगरी और क्वांटिटी देखूँ तो इंडिया और चाइना में, एशिया में सबसे सारे इंजीनियर्स हैं। चाइनीज़ इंजीनियर्स वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट हो जाते हैं, इंडियन इंजीनियर्स क्यों नहीं होते। हालांकि इंडियन इंजीनियर्स का कोर्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है, एक्सपीरियंस लोग हैं, और इंजीनियरिंग में इंडिया काफ़ी अच्छा माना जाता है आज की डेट में। पहले नहीं माना जाता था, पर आज की डेट में माना जाता है। अभी 2-4 पॉइंट्स हम समझते हैं। इंजीनियरिंग में 4.5 ईयर्स का कोर्स होता है। आधा साल तो मैं लास्ट का पकड़ लूँगा, कोई प्रोजेक्ट होता है। अब क्या होता है, बच्चा पहले साल एडमिशन लेता है, बड़े जोश से जाता है, क्या मैं तो इंजीनियर बनूँगा। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि भाई इंजीनियरिंग तो बहुत हार्ड है। फर्स्ट ईयर उसका जैसे तैसे गुजर जाता, 2 सेमेस्टर निकाल लेता। सेकेंड ईयर में जाता, कोर्स हार्ड हो जाता, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कोर्स को चेंज किया जा रहा है। अभी आप ये नोटिस किया होगा कि आईआईटी, जेईई, सीईटी, ये जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं ना, ये थोड़ी सी टफ़ कर दी गई है, पहले जैसी इजी नहीं रही। रीज़न यही है, क्वालिटी बनाना है तो आपको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा अपने स्टाइल में पढ़ने के। सेकेंड ईयर में बच्चे की 6 पेपर में से 2 पेपर बैक हो जाते हैं, 4th सेमेस्टर चला जाता हो, यानी सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर। अब सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर जाने के बाद वो बंदे के पिछले 2 पेपर और ये नए 6 पेपर, फिर इसके पिछले 2 पेपर क्लियर हो जाते और ये 2 पेपर फिर से लटक जाते इन 6 में से। ऐसे करके वो पूंछ 4th ईयर तक लेके जाता है। मैंने 90% ऑब्जर्व किया है कि इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ में उनका जो परसेंटेज होता है 52, 55, 51, 56, 57 ऐसा होता है। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स अगर मैं देखूँ एक बैच में, तो 10 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट डिवीजन यानी 61% आता है, रेस्ट का नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? रीज़न एटीकेटी। आप एटीकेटी हटा दो पहले साल से, हर बच्चा शाम को इधर उधर तफरी करते हुए नहीं दिखेगा, बल्कि किताब पढ़ते हुए दिखेगा। इफ़ आई वुड बी द एजुकेशन मिनिस्टर, मैं सबसे पहले एटीकेटी हटा दूंगा। भैया तुमने फर्स्ट सेमेस्टर दिया, उसमें एक भी पेपर लटका, घर में बैठो, मत करो अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद। लाखों रुपए खर्चा करते हैं बेचारे माँ बाप, एजुकेशन लोन लेके आपको भेजते हैं, नई बाइक दिलाते हैं, गाड़ियाँ दिलाते हैं, आपको जूते चप्पल दिलाते हैं, आपको महंगी किताबें दिलाते हैं, आपको एक्सेसरीज दिलाते हैं, और आप क्या कर रहे हो, टिकट ला रहे हो। निकाल दो बच्चे को पढ़ाई से, घर में बैठाओ, अनपढ़ बैठाओ, जूता सिलना सिखाओ उसको, कीला बनाना सिखाओ, लेथ मशीन में काम करना सिखाओ, मजदूर बनाओ, टायर का पंचर ठीक करने के लिए रखो। ट्रैक्शन रिस्टोरेशन इंजीनियर भी होता है, पंचर वाले को बोलते हैं, वो बनाओ। हमारे देश में 5 लाख इंजीनियर हर साल निकलते हैं, पासिंग परसेंटेज बता रहा हूँ। उसमें से 61% बहुत कम रहते हैं, बहुत कम रहते जिनके एक भी पेपर बैक नहीं है, सबके पेपर बैक रहते हैं। रीज़न, पढ़ाई में ध्यान नहीं, एम नहीं। अब समझाता हूँ। एटीकेटी वाले बच्चे लोग या 60% से नीचे जिनका आया एग्रीगेट चारों साल का मिला के, CGPA के स्कोरिंग के हिसाब से अगर देखो तो मैं, वो बच्चे अपना ना मार्कशीट और रेज्यूम ना दर दर लेके भटकते हैं। एक हाथ मल्टीनेशनल कंपनी में उनको मिल जाता है 4 से 5 लाख का जॉब, तो कितना हो गया महीने का, 12×3 = 36, यही कोई 36-37 हज़ार का जॉब मिला। 4-5 हज़ार आप काट लो, PF ये दुनिया भर की चीज़ें, 30 हज़ार रुपये हाथ में आए, 4 लाख रुपये आपको साल का जॉब मिला। आपने 1 साल का प्राइवेट कॉलेज का 2 लाख रुपए खर्चा किए थे, 4 साल का आपने 8 लाख खर्चा किए थे। 8 लाख का आपको 6 लाख का भी पैकेज नहीं मिला, आपको उसका 50% का पैकेज मिला। क्यों? क्योंकि आपकी एटीकेटी है। क्यों? क्योंकि आपने 61% नहीं लाया, आपकी मार्कशीट दमदार नहीं है। वही IIT वाला जो बंदा रहता है, या VRC वाला बंदा, या VNIT वाला बंदा, उस बंदे को फॉरेन कंपनियां उठा के सीधा फॉरेन लेके जाती है OJT के लिए, और वहीं पे उसको
अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और बोलती है अब यहीं पे अब रहो, यहीं पे काम करो। वो बंदा साल का 50 लाख का पैकेज कमाता है, यानी महीने की 4 लाख की सैलरी। आपका बच्चा सिर्फ 36,000 या 30,000 की सैलरी कमा रहा है, यानी 4 लाख की जो आपका बच्चा साल भर का कमाता है, वो बच्चा जो यहीं से आपके साथ, आपके बच्चे के साथ पढ़ा है, वो सेलेक्ट होकर जब वहाँ जाता है तो वो 50 से 60 लाख रुपए के पैकेज में साल में बैठता है। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा, उसने सीरियस रहा पढ़ाई को लेकर। कई लोग बोलते हैं हमारे इंडिया में हम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, इंजीनियरिंग बोलो, आईटी वाले बोलो, कोई भी बोलो, हम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। मेरा एक सवाल है, मल्टीनेशनल कंपनी कहाँ की है? जैसे एक मैकेनिकल इंजीनियर जो होता है वो ओटिस में काम करता है, शिंडलर में काम करता है, जॉनसन्स में काम करता है। ये कंपनियां कहाँ की है? इंडिया की नहीं है। ये कंपनियों ने इंडिया में ब्रांच ऑफिस खोला है बॉस, छोटी छोटी फैक्ट्रीज डाली है, इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ आपके बंदों को जॉब दे रहा है। क्या आप इंजीनियरिंग इसलिए किए थे कि आप एक सर्विस सेक्टर में जाके बैग लटका के या तो मार्केटिंग करेंगे अपनी लिफ्ट्स की, या तो लिफ्ट का मेंटेनेंस करेंगे? आपने इंजीनियरिंग किया था इनोवेशन के लिए। अगर आप उस कंपनी के हेडक्वार्टर में काम करते हैं तो काम का है। नागपुर में इसरो का ऑफिस है, 4-5 पियून बैठते हैं और एक बंदा बैठता है। भगवान जाने वो क्या काम करते हैं, यहाँ से कोई रॉकेट तो लॉन्च होता नहीं है, पर क्या काम करते हैं मेरे को आज तक नहीं मालूम। पर इसरो के 5 लोगों के वहाँ पे क्वार्टर है और 5 लोग वहाँ बैठते हैं। भगवान जाने वो नागपुर में क्या चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक्चुअल में रिस्पेक्ट किसकी है इसरो में? उन इंजीनियर्स की, उन साइंटिस्ट की जो बेंगलोर में बैठे हैं, क्योंकि इसरो का मेन हेड ऑफिस बेंगलोर है। प्रधानमंत्री नागपुर की इसरो वालों से नहीं मिल के जाता, प्रधानमंत्री बेंगलोर के इसरो वालों से मिलके जाता। तो आप अगर बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो और बड़े अच्छे से बोल रहे हो कि मैं तो शिंडलर में काम कर रहा हूँ, ओटिस में काम कर रहा हूँ, जॉनसन्स में काम कर रहा हूँ, मैं गूगल में काम कर रहा हूँ, मैं आईफोन में काम कर रहा हूँ, मैं एप्पल में काम कर रहा हूँ, भाई आप ना सिर्फ एक ब्रांच में काम कर रहे हो। यू आर नॉट वर्किंग इन दैट कंपनी, यू आर नॉट प्रोडक्टिव सो मच। आपकी मार्कशीट इतनी तगड़ी नहीं है, आपके पास इतना तगड़ा नॉलेज नहीं है कि वो कंपनी आपको उठाकर अपने हेड ऑफिस में काम करके ये बोले भैया तू ना सेल्स कर, ना तू मेंटेनेंस कर, तू इनोवेशन कर। ये नहीं बोल रही है आपको। दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं। अब कई लोग ये बोलते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस जो है या दूसरे कॉलेजेस जो है वहाँ से हमारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, कॉलेज कोई ख़राब नहीं होता। देखो, कोई भी जब बड़ी कंपनी आती है ना इंडिया में, वो बड़े इंस्टीट्यूट से उठाती है। जैसे आईआईटी बेस्ट है इंजीनियरिंग में, बेस्ट है। एक बच्चे की साल की फ़ीस होती है, जैसा मेरा बेटा आज की डेट में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, मेरे बेटे की साल की फ़ीस है करीबन 30,000। कमाल की बात आपको बताता हूँ, अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेते हैं तो 27 से 28,000 की आपकी साल की फ़ीस है, यानी आपकी स्कूल की फ़ीस से भी कम फीस है वहाँ की। बट आपको वहाँ पे इनोवेशन करना सिखाते हैं। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मुंबई, आईआईटी पवई, आईआईटी दिल्ली, मार्वलस इंस्टीट्यूट्स हैं। आपको इनोवेशन सिखाते हैं, आपको ना वो रद्दड़ सामान ना किताब पढ़ना नहीं सिखाते। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में खामी है, 70 मार्क का थ्योरी देता है और 30 मार्क का प्रैक्टिकल देता है। भाई इंजीनियरिंग वाले बंदे को ना, या साइंस वाले बंदे को जो साइंस पढ़ता है, उस बंदे को तो 70 मार्क का प्रैक्टिकल देना चाहिए और 30 मार्क का थ्योरी देना चाहिए। और ये कंडीशन रखना चाहिए कि दोनों में इंडिविजुअली पास होना है। आप देखो फिर अपने आप आपको क्वालिटी लोग मिलते हैं। फॉरेन के लोग, मेरा एक फ्रेंड है, ही स्टेज इन यूएसए, एंड उसने मैंने बताया यार, मैंने बोला इंडियन मार्कशीट देख के तुमको कैसा लगता है, तो खुद इंडिया से पढ़ा है। उसने मुझे बताया, बोले भाई इंडियन मार्कशीट को ना अपार्ट फ्रॉम आईआईटी, वीआरसी, वीएनआईटी, बाकी कॉलेजेस के मार्कशीट को हम लोग कचरा मानते हैं। हमारे एचआर ऐसा देखते हैं और ऐसा साइड में कर देते हैं, इंटरव्यू भी नहीं लेते, सीधा रिजेक्ट कर देते। ये बोलते दिस इज़ रबिश। क्योंकि जितने प्राइवेट कॉलेजेस खुले हुए हैं वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता है, बोले वहाँ पे सिर्फ पैसे का धंधा किया जाता है। पैसा भरो, बच्चे को पढ़ाओ। जानबूझ के पेपर्स में फेल कर देते हैं इसलिए कि 1 साल और सैलरी, एक साल मतलब और सामने वाला पेमेंट देगा, यानी फीस भरेगा। माँ बाप इस बात को समझते ही नहीं। अब प्रैक्टिकली पॉसिबल हर बच्चे के लिए आईआईटी से पास होना नहीं है, तो उसका ना एक रास्ता बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। मेरी बातें लोगों को बहुत बुरी लगती है क्योंकि मैं बहुत ब्लंट बोलता हूँ। ब्लंट बोलना ही चाहिए, मेरे को ना वो बटरिंग करके बात करने की आदत नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलता हूँ। जिसको मिर्ची लगती है
ढेर सारा पानी पिए, डिहाइड्रेशन बॉडी का ख़त्म हो जाएगा और दूसरे दिन पेट साफ हो जाएगा। अगर आपका बच्चा नॉर्मल कोई भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है तो आपके बच्चे को सबसे पहले तो ये बात बोलिए कि बेटा 4.5 साल का कोर्स 4.5 साल में ख़त्म करना, एक भी पेपर बैक नहीं करना एक भी सेमेस्टर में, और आपका 4 साल का एग्रीगेट आपका 61% आना चाहिए, वो भी CGPA की रेटिंग के हिसाब से। अगर वो आ जाता है तो क्या होता है, बड़ी कंपनियां ऑब्वियस बात है उसके कॉलेज में नहीं आएंगी क्योंकि उसके कॉलेज की रेटिंग नहीं है। जैसे A+ होता है, A होता है, B+ होता है, B होता है, C होता है, ऐसी कैटेगरीज होती है कॉलेज की। हर कॉलेज अपने कॉलेज को बहुत अच्छा मानता है, बट अगर हम उसकी इंटरनली अगर रेटिंग चेक करते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री से तो हमको उसकी असली औकात पता चलती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाने से नहीं होता। बॉस आपके यहाँ से सिलेक्ट कितने लोग होते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद या डॉक्टरी करने के बाद या फिर ग्रेजुएट होने के बाद, कितने लोग बाहर जाते हैं, कितने लोगों को अच्छी जॉब मिलती है, कितना बड़ा पैकेज मिलता है, कितना वो फीस पे कर रहे हैं उसकी दुगनी उनका पैकेज मिलता है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपके बच्चे को तो ये 2 पॉइंट पहले बोल दो कि भैया पेपर बैक नहीं करना, 4.5 साल का कोर्स 4.5 साल में करो। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आपके बच्चे को ये चीज़ क्लियरली बोल दो कि बेटा अगर तूने 61% लाया और जो लास्ट का जो हाफ ईयर होता है, 4 ईयर्स का डिग्री होता है, हाफ ईयर जो होता है प्रोजेक्ट वर्क होता है। क्या होता है, जनरली इंजीनियरिंग के बच्चों की एक हैबिट होती है, इंजीनियरिंग को साइंस के बच्चों की, किसी को पकड़ते हैं, जाते हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट बना के देते हैं, उनसे प्रोजेक्ट बना के लाते हैं, अपना नाम चिपकाते हैं और डाल देते हैं। ये मत करो, खुद होके कुछ इनोवेटिव करो। जब तुम खुद होके कुछ इनोवेटिव बनाओगे ना तो तुम्हारा कॉलेज क्या करेगा, तुम्हारा वो इनोवेशन को ना IIT वगैरह भेजता है कि नहीं हमारे कॉलेज से भी ये अच्छी चीज़ एक बच्चे ने बनाया। तो आउट ऑफ दैट 100 पीपल एक बच्चा ऐसा होता है जिसका प्रोजेक्ट IIT जाता है। तो अब IIT में तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुला सकते, वो डेटा एजुकेशन मिनिस्ट्री स्पेशल प्रोविजन के तहत उन कंपनीज को भेजती है जिनके पास वैकेंसी अभी भी फॉरेन में खाली है। वो कंपनियां आपको अलग से अपने लोकल हेडक्वार्टर या फिर कोई सिटी में बुला के आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती है और वो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है। ऑफर लेटर के साथ अपॉइंटमेंट लेटर देती है, प्लस वर्किंग परमिट निकाल के देती है, वर्किंग वीज़ा निकाल के देती है। बस आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। तो हर बच्चे को अपना एक पासपोर्ट बना के रखना चाहिए, ये आपको देती है और आप सीधा फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ काम करते हैं। क्योंकि उससे ये बिलीव हो जाता है कंपनी को कि भले ये दूसरे कॉलेज में पढ़ा, भले ये IIT का नहीं है, मगर इसने इनोवेशन किया। तो अगर इनोवेशन किया है आपने तो आप काम के इंजीनियर हो। अदरवाइज आप एक झोला लटकाओ, सुबह 10 to 5 की जॉब करो, शाम के 5:30 के बाद आप बढ़िया से एक बियर बार में जाओ, मस्त काउंटर पे बैठो, 2 पैक 90-90 के मारो, उसके साथ कुछ चखना खाओ, घर में हिलते डुलते आओ, बच्चों को थोड़ा सा पुचकारो, भले ही मत पढ़ाओ क्योंकि खुद तो पढ़े ही नहीं हो तो दूसरे को क्या पढ़ाओगे, है ना। मत पढ़ाओ, ये बहाना मारो कि मैं बहुत थक गया हूँ, खाना खाओ, बिस्तर पकड़ो, सो जाओ। बुरा लगाऊंगा बहुत सारे इंजीनियर्स को, तन बदन में आग लग गई होंगी इंजीनियर्स के। आप वही कर रहे हो बॉस, आप इनोवेशन के लिए बने थे, आप झोला लटका के ना मार्केटिंग करने के लिए नहीं बने थे। आप झोला लटका के ना कस्टमर्स को या बिल्डर्स के पास जाके मेरी लिफ्ट खरीद लो, मेरी लिफ्ट बिक नहीं रही सर, मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगा। या आपने फार्मेसी का कोर्स करके आप किसी डॉक्टर को कन्विंस करने के लिए नहीं बैठे हो। आप जो फील्ड करते हो ना, वो फील्ड में ना कभी सर्विस इंडस्ट्री में मत जाओ। उस फील्ड से रिलेटेड, उस फील्ड में जो सर्विस देती है ना, उसके हेडक्वार्टर में नौकरी पाओ, तब काम के लोग हो आप। कोई भी फील्ड हो, मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल इंजीनियरिंग का दिया है, मैं कोई भी फील्ड की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, वही वर्किंग इन फार्मेसी कंपनी, एक फार्मेसी कंपनी में काम करी। कई मैंने बायोकेमिस्ट को देखा है जो MR बन जाते हैं। मत करो भाई, नोवाराइटिस जैसी कंपनी में जाओ, US में, अपना दम बताओ, आप क्या कर सकते हो, क्या प्रोजेक्ट किया है आपने बताओ। उसमें भी प्रोजेक्ट होते हैं लास्ट ईयर में, दम बताओ, बाहर जाओ, सिलेक्ट हो जाओ, फॉरेन कंट्री जाओ, वहाँ पे रहो, लाविश लाइफस्टाइल रहो। जितना यहाँ पे इंसान साल भर में कमाता है पैकेज, उतना 1 महीने का पैकेज रखो। भले वहाँ पे खर्चे ज़्यादा है, पर जब घर बेचोगे ना, घर भेजोगे थोड़ा बहुत पैसा तो डॉलर में भेजोगे, पाउंड्स में भेजोगे। तो जो स्किल इंडिया है ना, बेचारी गवर्नमेंट बोल बोल के अपनी इंडिया की गवर्नमेंट थक गई, स्किल इंडिया, मगर हमारे यहाँ पे अभी भी अनस्किल्ड लोग हैं। डिग्री है बस, डिग्री के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। टैलेंट, फॉरेन की कंपनी ना टैलेंट ढूंढती है। मेरे कई सारे, हमारी फैमिली में तो साउथ इंडियंस में आता है, मेरी फैमिली में कई सारे इंजीनियर कचरा के सामान भरे हुए हैं। कचरे के सामान इंजीनियरिंग की डिग्री है सबके पास। मैं कचरा बोलता हूँ उनको, क्योंकि वो कचरा जो है यूँ बोलता हूँ क्योंकि वो 10 to 5 का जॉब करते हैं और इंडिया में ही है।
उन्होंने आज तक कुछ इन्वेंट नहीं किया। उनको ना, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को देखो ना, तो उसको एक मशीन खोलना आता है स्क्रू ड्राइवर से, उसको स्टडी करना आता है। वो मशीन जैसी दूसरी कुछ नई इन्वेंशन करना नहीं आता। अगर मैं मेरे घर में मैकेनिकल इंजीनियर्स को देखूँ तो उनको मोटर खोलनी आती है, मोटर के बारे में सब कुछ मालूम है, पर वैसी उससे बढ़िया मोटर डिज़ाइन करना नहीं आता। फिर हम बोलते कि इंडिया एयरक्राफ्ट के लिए, अपने तेजस के लिए इंजन अमेरिका से क्यों मांग रहा? इसलिए मांग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन के जितने इंजीनियर्स हैं ना, ये इंजीनियर्स इनोवेशन जानते ही नहीं है। ये इंजीनियर जानते हैं बस पढ़ना है, पास होना है, नौकरी कमाना है, मस्त पैसे वैसे थोड़े बहुत जोड़ने हैं, शहर के बाहर में या शहर में एक 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट, या फिर क्या बोलते हैं शहर में या आसपास में कहीं बिल्डिंग में मुझे कहीं मिल जाए 960 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेना है, 20 बच्चों के साथ रहना है, बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा देना है, थोड़ा बहुत रिटायरमेंट के लिए पैसा रखना है, और रिटायरमेंट में गैलरी में बैठ कर, चाहे वो फ्लैट रहे चाहे फिर वो आपका खुद का प्लॉट रहे, वहाँ पर बैठ के सरकार को कोसना है। सरकार तो कुछ करती नहीं है, सरकार तो जॉब ही नहीं देती। भैया तुमको जॉब सब है, तुम इनोवेशन तो करो, इनोवेशन करो। मैकेनिकल इंजीनियर्स लोग जितनी आप लिफ्ट के बारे में स्टडी करते हो ना, थोड़ा बहुत मोटर का और अच्छा पढ़ लो ना, हमारे देश में जेट इंजन बन जाए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग, ये बता दूं मैं आपको। सारे इंजीनियरिंग फील्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को टॉप पे माना जाता है, मगर ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, क्योंकि आदि मानव ने सबसे पहले जो चक्का बनाया था ना, और चक्के के अंदर का जो बेयरिंग बनाया था, जो घूमता था सर्कुलर मोशन, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कमाल था। तो मैंने आपको समझाया, अब अपने बच्चों को समझाइए। जिसको मेरी बात बुरी लगी होगी, जो भी इंजीनियरिंग में है या किसी भी फील्ड का बुरी लगी होगी, तो भैया मैंने कटु सत्य बताया। आप किसी कंपनी के हेडक्वार्टर में बैठ के कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे हो। आपने डिग्री क्यों लिया था? इन्वेंशन के लिए। आप कर रहे हो नौकरी। आप इन्वेंशन करते हुए भी पैसा कमा सकते हो, मगर आपने क्या बोला? नहीं, मैं तो 10 to 5 की जॉब करूँगा, रात को मैं नाइट शो जाऊँगा बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ। बीवी के साथ गया तो बड़ी शरीफी से बैठना है, गर्लफ्रेंड के साथ गया तो कोने में बैठूंगा, खास तौर से बोलूँगा कोने की टिकट चाहिए। आजकल तो बुक माई शो में कोने की टिकट मिल जाती है। तो ना माइंडसेट चेंज करो। स्किल इंडिया का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट आपके पीछे पड़े रहेगी और आपके अंदर स्किल डेवलप करेगी। भाई खुद भी कुछ अपने दिमाग का स्किल डेवलप करो। 2.5 किलो का ब्रेन लेके घूमते हो अपने शरीर में, तो इसका यूज़ करो, अदरवाइज योर डिग्रीज आर रबिश and you won't get any of the opportunities in the future for the foreign countries, because foreign countries, they require talent, they don't require the bunch of degrees. I'm repeating, they don't require the bunch of degrees, they require talent. With this thought, आज के स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, जो पहले के स्टूडेंट से गलती करी आप मत कीजिए। ध्यान से पढ़िए, एक भी पेपर मत बैक कीजिए। 61-70% की प्रोबेबिलिटी बना के चलिए चारों साल। अपना प्रोजेक्ट इनोवेटिव बनाइए जिससे आप आउट ऑफ द बॉक्स दिखे। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखो, देयर इज़ नो फ्रेंड ऑफ योर्स। कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका रिश्तेदार नहीं है। आप जिस क्लास में बैठते हो उस क्लास में 60 बच्चे अगर बैठते हैं और आप हो 60 में, आपकी काउंटिंग होती है, याद रखो 59 आपके कॉम्पिटिटर्स। अगर आप किसी रिश्तेदार के बीच में बैठते हो तो समझ जाओ कोई रिश्तेदार आपका सगा नहीं है, सब अपना अपना देखते हैं, आपको अपना करियर देखना है। डोंट बॉदर ऑफ एनीवन। किसी की बातें सुनो मत, किसी की बातें अपने दिमाग में मत डालो। जो काम करना है वो करो, जिसको जो सोचना है उसको सोचने दो। आप किसी की थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते, मगर आप अपनी थिंकिंग खराब क्यों कर रहे हो दूसरों के बारे में सोच के। दैट्स माई थॉट। विद दिस, स्वप्निल नायडू, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। ठीक है, मैं आपका टीचर। भर भर के गाली बकिए जिनको बुरा लगता है, और अगर आपको लगता है कि जो मैंने बात आपको सही समझाई है तो उन माता पिता, उन बच्चों तक इसे ज़रूर पहुँचाइए। थोड़ा लेंदी वीडियो पर उन्हें ज़रूर पहुँचाइए जिन्हें वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है और वो अपने बच्चों का करियर बनाना चाहते हैं। विद दिस थॉट, जय हिंद। बहुत ध्यान रखिए अपना, सब स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे काम कीजिए और ईश्वर में हमेशा अपनी आस्था कायम रखिए। धन्यवाद।